welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं about the most important questions regarding the organon of medicine for the first BHMS. वो are including in the new syllabus. ठीक है, जो कि अभी फर्स्ट ईयर में है या फिर तो उनकी फाइनल एग्जाम्स आने वाली है। ठीक है, उनके लिए ये वीडियो है। इससे पहले मैंने मटीरिया मेडिका के लिए वीडियो बनाया था, उसको आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो या फिर तो नीचे आई थिंक किसी भी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो या फिर तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में। लाइकवाइज की जो हमने मटीरिया मेडिका देखा था उसके अंदर भी मैंने पहले इसी वे के अंदर सारी चीज़ें समझाई थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हमने दैट मीन्स की जो ओल्ड सिस्टम थी उसके अंदर जब हमने सेकेंड ईयर में ऑर्गेनॉन की एग्ज़ाम दी थी तब हमें क्या क्या पूछा गया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ वही पॉइंट्स इन्होंने इंक्लूड किए हैं। लाइक ऑर्गेनॉन प्रॉपर दैट मीन्स कि जो एफोरिज्म्स वगैरह इंट्रोडक्शन वगैरह है वो। सेकंड थिंग फिलोसॉफी है, लेकिन जितना मैंने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग फिलोसॉफी के लिए आपको कोई क्वेश्चंस अलग से नहीं आते हैं। जस्ट अंडरस्टैंड करना है आपको कि भाई जो ऑर्गेनॉन प्रॉपर है, जो एफोरिज्म्स है उसके रिलेटेड कौन से ऑथर ने कौन सी बातें कही हैं। ठीक है, देन साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी जो है वो हमें सेकेंड ईयर में आता था, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर में आ रहा है और उसकी एग्जाम्स भी है। और फर्स्ट ईयर तक साइकोलॉजी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन द ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल मार्क आपको थियोरी पेपर के लिए कितने दिए गए हैं, 100 मार्क्स दिए गए हैं। सेकेंड थिंग वाइवा की बात करूं तो वाइवा में भी 100 मार्क्स हैं, जिसमें कि आई थिंक आपको 10 मार्क्स जो है वो जो आपकी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेम की एग्जाम्स होंगी और जैसा आपका जेस्चर रहेगा एंड एनीथिंग जो कि आप क्लास में करते हो उसके रिलेटेड आपको कुछ 10 मार्क्स में से दिए जाएंगे। सेकेंड थिंग आपको वाइवा के लिए आई थिंक 50 मार्क्स अप टू कुछ दिए गए हैं एंड 40 मार्क्स आपको जो प्रैक्टिकल आपको लिखने होते हैं उसके लिए कुछ दिए गए हैं। ठीक है, तो उस तरीके से वो भी 100 मार्क्स हो जाते हैं। सो टोटल ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के लिए आपको 200 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे एग्जामिनेशन दैट मीन्स की थियोरी एग्जाम की मैं बात करूंगी। तो थियोरी एग्जाम के लिए टोटल आपको 100 मार्क्स दिए गए हैं, जिसमें कि अगेन सबका जो एक पेपर पैटर्न है वो सेम रहने वाला है फॉर द एंड फिजियो फार्मेसी मटेरिया एंड ऑर्गेनॉन। ठीक है, सबके लिए सेम चीज़ है। तो सो यहाँ पर क्या है कि आपको जो है कि एमसीक्यूज वगैरह पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज आपको 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, उसमें से जो 5 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स आपको, सॉरी मैंने यहाँ पर फिलोसॉफी लिखा है बट यहाँ पर आना चाहिए साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी में से ही आपको पूछा जाएगा 5 मार्क्स के एमसीक्यूज और 5 मार्क्स के एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे फ्रॉम द ऑर्गेनॉन। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। सो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये पूछा जाएगा एंड ओवरऑल सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से पूछी जाएंगी। रिमेनिंग जो 100 में से 10 मार्क्स इसके अंदर चले गए, उसके बाद जो 90 मार्क्स बचते हैं उसमें से आई फील दैट कि 40 मार्क्स आपको एसएक्यू में दिए गए हैं एंड जो 50 मार्क्स हैं वो आपको एलएक्यू में दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगेन इसके अंदर भी एसएक्यू अगर आपको पूछा जाता है तो अगर आपको एक एसएक्यू या फिर तो 2 एसएक्यू आपको 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं तो वो हाफ दैट मीन्स कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दिया जाएगा। उसमें से जो सेक्शन ए होगा उसके अंदर ऑर्गेनॉन ही सारा पूछेंगे एंड सेक्शन 2 के अंदर साइकोलॉजी पूछेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से प्रिपेयर करना मीन्स के दोनों चीज़ें आपको देखकर चलनी, दोनों चीज़ों को अच्छा खासा आपको ध्यान देना है उनके पीछे। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन से जो सिलेबस है आपका, ठीक है, वो मैंने दिया गया है और उसको हम डिस्कस करेंगे। जो स्टार वगैरह एलएक्यू वगैरह जो मैंने लिखा है वो मैं आगे डिस्कस करती हूँ। जो यहाँ पर जो सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है ना वो जो NIH आई थिंक या फिर तो NCH, सॉरी NCH के द्वारा
जो आपका सिलेबस दिया गया है उसी पीडीएफ में से मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस करके इस चीज़ को लिखा हुआ है। अगर आपको वो भी पीडीएफ चाहिए होगी तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी, वो भी जाकर आप देख सकते हो अगेन टैली करने के लिए। और ये जो मेरी पीडीएफ है जो मैंने बनाकर रखा है वो भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगी, मटेरियल की भी मैंने डाली हुई है, एक बार आप चेक कर लेना। अभी यहाँ पर अगर हम ऑर्गेनोन प्रॉपर की बात करें तो इस ऑर्गेनोन प्रॉपर को भी उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, लाइक इसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट कुछ रखा है और कुछ रखा है एफोरिज्म। उसके अंदर तो आपको बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर इनको 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। इंट्रो पार्ट के अंदर क्या है कि भाई देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ होम्योपैथी नहीं, दूसरी भी सारी पैथीज एंड अगेन मेडिसिन एंड हिपोक्रेट से लेकर अभी तक की किस तरीके की सारी मेडिसिन अभी चल रही है, वो सारी बातें आपको बतानी है। तो उसके अंदर जो मैंने स्टार करके आपको बताया है, इसका मतलब हर जगह पर ये है कि आपको वो एमसीक्यू में, एसएक्यू में, एलएक्यू में, वाइवा में, हर एक जगह आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो कहीं पर भी स्टार बना हुआ है, दैट मीन्स कि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उसको नहीं छोड़ना है। सेकेंड थिंग है हिस्ट्री ऑफ द होम्योपैथी प्लस बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर हेनेमन। तो यहाँ पर क्या है कि हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी इतना ज्यादा हमारे जो कॉलेज है उसके अंदर नहीं पूछा जाता था, बट बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर हेनेमन अभी तक, मैं 4th ईयर में हूँ फिर भी हमें पूछा जाता है। तो एक बार बाय हार्ट बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर हेनेमन कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड थिंग कि ये जो बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर हेनेमन है वो हमेशा एलएक्यू में पूछा जाता है, और अभी आपके जो एमसीक्यूज हैं उसके अंदर भी शायद से कुछ आपको पूछा जाएगा। सेकंड थिंग हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी के अंदर से आपको शायद एसएक्यू आ सकता है। सेकेंड थिंग है बायोग्राफी ऑफ दूसरे जो सारे पीनर्स हैं हमारे, उनके बारे में, जो कि बेसिकली मॉर्निंग हुसैन, हेरिंग, केंट, आर.एल. दत्ता एंड एम.एल. सरकार एंड डॉक्टर बी.के. सरकार, ठीक है। इन सब की आपको बायोग्राफीज इन द सिलेबस आपको डाला गया है, लेकिन अगर मैं बात करूं, और यहाँ पर मैंने स्टार भी किया है, दैट मीन्स कि सारा इसका पूछा जाएगा, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या होता है कि सपोज कि अगर किसी ने पूछ लिया कि बी.के. सरकार की बायोग्राफी बताओ, तो वो हमेशा एसएक्यू का क्वेश्चन रहता है, इट इज नॉट लाइक एलएक्यू क्वेश्चन, ठीक है। और कभी कभार आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं इसके अंदर से, और मोस्ट ऑफली इसमें से मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर बी.के. सरकार, डॉक्टर एम.एल. सरकार, डॉक्टर मॉर्निंग हुसैन एंड डॉक्टर केंट, ठीक है, इतने अभी तक के पूछे गए हैं। दूसरी सारी यूनिवर्सिटीज का भी अगर हम एनालिसिस करें तो जो मैं दूसरे सारे हैं उन सबको आप नहीं पढ़ोगे तो इट इज आई थिंक फाइन। देन उसके बाद है हिस्ट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ द होम्योपैथी इन द इंडिया एंड यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। ये एक पूरा स्टेटमेंट लिखा है आपके सिलेबस के अंदर, लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं आपको कहूंगी कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट इन द इंडिया सिर्फ करना, वो कभी कभार एलएक्यू में पूछ लेते हैं। दूसरा जो सारा है यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज, वो इतना नहीं पूछा जाता है, और आई डोंट थिंक सो कि कभी इसका कोई क्वेश्चन आया होगा। अगेन सिर्फ इन द इंडिया इसको कर लेना, बिकॉज कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पेपर आया तो वो एलएक्यू में पूछा जाएगा। सेकेंड थिंग है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इसके फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक आपको ये क्वेश्चन तो पूछा जाता ही है, ठीक है। और इसके बारे में या तो आपको एलएक्यू में पूछ सकते हैं, वाइवा में तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं, प्लस आपको अभी एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में भी आई थिंक सो आ जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू के लिए तो सारी चीज़ें एक बार देख ही लेना, ठीक है। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उसका वीडियो भी मैंने अभी अभी हाल ही में कार्डिनल प्रिंसिपल्स करके वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख लेना, सो यू विल क्लियर अबाउट दैट। ओके, सो एलएक्यू वाइवा में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। देन डिफरेंट एडिशंस ऑफ द ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और डिफरेंट एडिशंस के अंदर क्या करते हैं कि जब आपको वाइवा की बात करूँगी तो वाइवा में इसे पूछ लेते हैं कि भाई फर्स्ट एडिशन में कितने एफोरिज्म्स थे, सेकेंड एडिशन में कितने एफोरिज्म्स थे, सिक्स्थ एफोरिज्म का जो सबसे पहला पेज है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ पूछ लेता है अगर बहुत ज़्यादा हार्ड एग्जामिनर हुआ तो। एंड सेकेंड थिंग, अगर एडिशंस की बात करूँ, जो सिक्स्थ एडिशन है, ठीक है, ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का, जो कि आपको आगे जाके पढ़ना है, उसी की थियोरी पूछते हैं, और वो भी फुल मार्क्स में पूछते हैं, मीन्स एलएक्यू में पूछते हैं।
सेकेंड थिंग है लॉजिक। लॉजिक इज ऑल्सो अ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें लॉजिक जो है वो LAQ में पूछा जाता था फॉर द 15 मार्क्स, लेकिन अभी जब मैंने आपका सिलेबस देखा तो उसके अंदर SAQ के अंदर ही सिर्फ लॉजिक को रखा गया है। दैट मीन्स कि वहां से ही एक ऑर्डर आ गया कि भाई लॉजिक अगर पूछो तो उसको SAQ में ही पूछना है। ठीक है, तो उसको उस तरीके से प्रिपेयर कर लेना। और लॉजिक different editions means especially the sixth edition of Organon of Medicine, Fundamental Principles और Biography of Dr. Henneman। ठीक है, इतनी चीजें तो आपको फर्स्ट से लेकर फोर्थ ईयर तक पूछते ही पूछते हैं। कभी ना कभी ये चारों क्वेश्चंस आपको या तो वाइवा में या तो थ्योरी पेपर में आपको पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो इनको बाय हार्ट कर ही लेना। अब बात करते हैं एफोरिज्म्स के बारे में। सो अगेन जो मैंने आपको आगे कहा कि सिक्स्थ एफोरिज्म ही पढ़ते हैं हम ऑर्गेनॉन का, तो उसके जो एफोरिज्म्स हैं उनकी बात करूंगी मैं। तो उसमें आपको कंपलसरी 1 to 27 एफोरिज्म्स को पढ़ना है इसके अंदर। और इन एडिशन एफोरिज्म नंबर 104 to 145 जो कि जितना मुझे याद है तब तक ये ड्रग प्रूविंग के एफोरिज्म्स हैं। ठीक है, तो इनको लाइकवाइज की एक सिर्फ क्लिनिकल अप्रोच के लिए रखा गया है यहाँ पर। आई डोंट थिंक सो कि वो लोग ड्रग प्रूविंग को एज अ क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, और सेकेंड थिंग उन्होंने यहाँ पर ये बोल दिया है कि जो एफोरिज्म पार्ट है उनमें से कोई MCQ नहीं आएगा। राइट, तो अब बात करते हैं अगर हम इसके जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में, लाइक SAQ LAQ और वाइवा के लिए। ठीक है, तो वाइवा में कभी कभार आपको पूछ लेते हैं कि भाई फर्स्ट एफोरिज्म में क्या बताया गया है, सेकेंड एफोरिज्म में क्या बताया गया है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको आंसर करना रहता है। कभी कभार क्या होता है कि जो फर्स्ट एफोरिज्म है उसको सिर्फ बोला जाता है कि उसको लिखो और समझाओ, सेकेंड एफोरिज्म को लिखो और समझाओ। ठीक है, एंड ऑनवर्ड्स उस तरीके से पूछा जाता है। एंड सारे एफोरिज्म जो है उनका कुछ अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर एक लिखा गया है द फिजिशियन। ठीक है, फिजिशियन को कैसा होना चाहिए वो चीजें फर्स्ट एफोरिज्म में है। एक फिजिशियन क्या होता है। सेकेंड एफोरिज्म के अंदर क्योर के बारे में बताया गया है कि भाई क्योर कैसा होना चाहिए, होम्योपैथिक क्योर। थर्ड और फोर्थ एफोरिज्म में बताया गया है नॉलेज ऑफ द फिजिशियन क्या होना चाहिए। फोर्थ एफोरिज्म आ गया। देन फिफ्थ के अंदर बताया गया है सिम्टोमेटोलॉजी के बारे में। सिक्स्थ में बताया गया है कि अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना वो कभी कभार आपको ऐसे क्यों में पूछ लेते हैं। और ये स्पेशली इन्होंने यहाँ पर लिख के दिया है द फिजिशियन, जो कि मैंने स्टार बना के दिया है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो वो क्या है कि वो LAQ में हमें पूछते थे, जो कि फर्स्ट एफोरिज्म में, रिमेम्बर हियर, बिकॉज कि ये जो एक द फिजिशियन है वो भी आपको फर्स्ट से लेके फोर्थ ईयर तक बिल्कुल बार बार आपके क्वेश्चंस में आता रहेगा। सेकेंड थिंग यहाँ पर इन्होंने एक अलग से चीज लिख के दिया वाइटल फोर्स। सो वाइटल फोर्स का अगर मैं बताऊं कि वो आई थिंक 9 से लेके 12 या 13, आई डोंट मच कि मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि कौन से एफोरिज्म तक है, लेकिन नाइन्थ एफोरिज्म से शुरू होता है। उसके बाद वाले जो एफोरिज्म्स हैं वो सारे वाइटल फोर्स के अंदर आ जाते हैं कि भाई वाइटल फोर्स क्या है, वाइटल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देन वाइटल फोर्स का जो 3 चीजें हैं, इन द हेल्थ, इन द डिजीज एंड इन द क्योर। ठीक है, वो सारी चीजें भी फुल मार्क्स में पूछते हैं अगर पूरा वाइटल फोर्स पूछा है तो। ठीक है, उसके अलग से एफोरिज्म्स नहीं पूछे जाते हैं। ओके, देन उसके बाद है होम्योपैथिक डायनामाइजेशन। ये एक एडिशनली यहाँ पर ऐड हुआ है कि होम्योपैथिक डायनामाइजेशन क्या होता है। इसके अंदर आई थिंक सो कि मैंने ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च तो नहीं की है, बट आई थिंक सो कि आपको ट्राइचुरेशन एंड सकर्शन एंड 50 ml पोटेंसी शायद बतानी होगी। राइट, मैं ज़्यादा इसके बारे में देख के फिर वीडियो बनाऊंगी। एंड दूसरा मुझे मिला था नेचर्स थेराप्यूटिक लॉ ऑफ क्योर। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन जो है कि वो ऐसे क्यों में पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और इसके साथ ही साथ
होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर भी शायद पूछ लेंगे अगर बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन निकला तो, ठीक है, जो कि 26 एफोरिज्म है, ठीक है। तो और आपके अंदर यहाँ पर ऑलरेडी एफोरिज्म 1 से एफोरिज्म 27 तक पहले ही मेंशन है, तो मतलब कि होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर वो जो है वो 26 एफोरिज्म भी आपके सिलेबस में है, तो वो अलग से पूछ सकते हैं फॉर द एलएक्यू पर्पस। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ फिलोसॉफी के बारे में बताया गया है, इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पर सिलेबस में लिखा था इसलिए मैंने यहाँ पर एक बार बता दिया, मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। जो फिलोसॉफी है उसके अंदर आपको यहाँ पर 4 फिलोसॉफीज के बारे में बताया गया है, लाइक डॉक्टर केंट की, डॉक्टर रॉबर्ट डॉक्टर क्लूज और डॉक्टर एम.एल. धवले, ठीक है, उनकी फिलोसॉफीज के बारे में बताया। ये सारे चैप्टर के नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारा ऑर्गेनोन प्रॉपर पार्ट है उसके साथ को रिलेट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये मेंशन किए गए हैं कि भाई जब आप ये वाले जो सारे पॉइंट्स पढ़ाओ तब एक रेफरेंस दो बच्चों को कि ऐसा भी कुछ हमारे केंट की फिलोसॉफी में, रॉबर्ट की फिलोसॉफी में है, ठीक है, लिखा हुआ है। ओके, सो इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं जाते, बस ये वहाँ पर लिखा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, विच इज़ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है। तो साइकोलॉजी के अंदर क्या है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं, ओके। सो यहाँ पर फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ द साइकोलॉजी, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो साइकोलॉजी है वो आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है, उसके बाद ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर अगर पूछा जाता है तो ऑफ कोर्स और इसका बहुत ज़्यादा वेटेज भी है, लाइक इसकी आधा पार्ट, ठीक है, आपके 100 में से 50 मार्क्स साइकोलॉजी को जाते हैं, तो अगर आपको पास करना है तो आपको 50 मार्क्स लाने हैं, राइट। तो आपका थोड़ा सा साइकोलॉजी भी अच्छा होना चाहिए और ऑर्गेनल प्रॉपर भी अच्छा होना चाहिए। सो डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या है कि कभी कभी ऐसे क्यों में पूछ लेते हैं, या फिर तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अंदर क्या करते हैं, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी बता और उसके साथ ही साथ साइकोलॉजी एज ए साइंस बता, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर आपको एक पूरा LAQ पूछ लेते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। एंड अगर ये अकेला पूछा जाता है साइकोलॉजी एज ए साइंस तो वो शॉर्ट नोट में पूछते हैं, ओके, SAQ में पूछते हैं। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ द माइंड जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन बनता है, और कभी कभी तो नहीं, लेकिन ये सिर्फ MCQ में ही पूछा जा सकता है या फिर तो LAQ में पूछ सकता है। सेकेंड थिंग है इमोशन। इमोशन जो है वो अगर इमोशन का पूरा थियरी पूछा तो वो LAQ का पॉइंट बनेगा, और अगर इमोशन में से कोई एक इमोशन आपको पूछा, ठीक है, उसमें आपको 6 इमोशंस बताएंगे, समझाएंगे, और उसमें से अगर कोई एक इमोशन पूछा तो वो SAQ में जाएगा, शॉर्ट नोट में जाएगा। सेकेंड वन थिंकिंग की बात है, तो थिंकिंग में क्या है कि उसका पूरा थियरी सिर्फ SAQ में ही पूछना है, ये कंपलसरी है, और MCQ में पूछना है, ठीक है। सेकेंड थिंग है बिहेवियर। बिहेवियर के लिए भी सेम चीज जो कि मैंने इमोशन के लिए कही थी, अगर पूरा थियरी पूछते हैं तो LAQ में पूछेंगे, वरना तो MCQ में पूछेंगे। सेकेंड थिंग है स्लीप। तो स्लीप के अंदर क्या है ना कि स्लीप के अंदर क्या है कि आपको स्लीप के जो साइकिल्स है उसके अलग अलग स्टेजेस हैं 4, वो सारे उसकी थियरी होती है, लेकिन अभी जब हम पढ़ते थे तब इसका पूरा थियरी पूछा जाता था फॉर द शॉर्ट नोट, लेकिन अभी यहाँ पर बोला गया है कि इसके अंदर से सिर्फ MCQs आएंगे, ओके। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एक नया थिंग यहाँ पर ऐड हुआ है, और वो जो है आपको LAQ में पूछ सकते हैं। मैंने जो उसके क्वेश्चंस देखे, जब पूरा मैंने सिलेबस देखा, तो आई थिंक अबाउट दैट कि वो LAQ में ही पूछ सकते हैं इस चीज को। मूविंग ऑन टू द न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द मेंटल फंक्शनिंग, ठीक है, तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि SAQ में पूछते हैं, शॉर्ट नोट में पूछते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सेकेंड थिंग है रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रोथ ऑफ द ब्रेन एंड द माइंड एंड इट्स कोरिलेशन विद द फिजिकल ग्रोथ, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थिंग है ये, लेकिन क्या है कि शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं, राइट। तो अगर आपको दूसरा सारा आपका अच्छे से हुआ है, दूसरी सारी चीज़ें आपने अच्छे से करी है, तो ये एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में कभी मैंने देखा नहीं कि ये क्वेश्चन पूछा हो। सेकेंड थिंग है लर्निंग।
सो लर्निंग जो है उसके भी कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग पार्ट्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं उसकी थियोरी के अंदर। सो वहाँ पर क्या है, एसएक्यू और एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, इसके कंपलसरी है ये। दूसरा है पर्सनालिटी। सो पर्सनालिटी के अंदर कोई एमसीक्यू उसके नहीं पूछे जाएंगे, बट पर्सनालिटी इटसेल्फ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो वो क्या बनेगा, एलएक्यू बनेगा, ठीक है। तो एलएक्यू कौन कौन से बनेंगे, पर्सनालिटी, यहाँ पर ऊपर आओ तो कॉन्फ्लिक्ट, बिहेवियर, इमोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, ठीक है। तो ये कुछ एलएक्यू के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए मैंने। सेकेंड थिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ द माइंड इन अप्रोचिंग द स्टडी ऑफ द रिपोर्टरियन मटीरिया मेडिका, जो कि आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि पूछा गया हो। ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ आपके सिलेबस में लिखी हुई है, और ऐसी चीज़ें जो कि आपको सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए दी जाती है, ठीक है, तो इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। सेकेंड थिंग है यहाँ पर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत बार पूछा जा चुका हमारी यूनिवर्सिटी में भी, और दूसरी यूनिवर्सिटी में भी बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। और आई थिंक कि मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाया था डिटेल में, वो भी हैंड रिटन नोट्स के साथ, तो वो जाके देख लेना। और ये ऐसे क्यों नहीं पहले से पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में ही पूछा जाता है, और वाइवा में आपको एक एक जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है उसके बारे में पूछ सकते हैं। सेकेंड थिंग है अटेंशन, मेमोरी एंड इट्स फंक्शन एंड एक्सप्रेशन इन द रिपोर्टरी एंड मटीरिया मेडिका। अगेन जहाँ पर भी रिपोर्टरी एंड मटीरिया मेडिका देखो ना, तो समझ लेना कि ये चीज़ें आपको सिर्फ क्या एक बेसिक नॉलेज, एक क्लिनिकल नॉलेज देने की कोशिश की गई है, तो इसके कोई क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। सेकेंड थिंग है मोटिवेशन। मोटिवेशन का अभी एक नया क्वेश्चन खुला है, और उसमें लिखा था कि ये एलएक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एलएक्यू में अगर ये बहुत ज़्यादा हार्ड आपका क्वेश्चन पेपर आया तो एलएक्यू में पूछ सकते हैं पूरा मोटिवेशन। सेकेंड थिंग है मेमोरी, भी हमेशा से एलएक्यू में पूछा गया है। एंड परसेप्शन, कभी कभार क्या होता है कि मेमोरी एंड परसेप्शन, ठीक है, ये दोनों चीज़ें साथ में पूछ लेते हैं अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन है तो। और परसेप्शन जो है वो अगेन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पूछते हैं, और वाइवा में भी बहुत बार पूछते हैं। ओके, देन दूसरी चीज़ों की बात करूँ तो भाई बिहेवियर एंड इमोशंस के ऊपर आई डोंट थिंक सो कि मैंने वीडियो बनाया है, अगर नहीं बनाया तो मैं बना दूंगी, बिकॉज कि इसके हैंड रिटन नोट्स भी मेरे पास पड़े हैं। ओके, देन दूसरी चीज़ें अगर मैं बताऊँ तो मैंने साइकोलॉजी के लिए इतनी ज़्यादा कुछ वीडियोस नहीं बनाए हैं, लेकिन मैंने ऑर्गेनॉन के लिए बहुत सारे जो सारे वीडियोस हैं वो मैंने बना कर रखे हुए हैं। एफोरिज्म्स की बात करूं तो मैंने एफोरिज्म 1 से लेकर आई थिंक अभी मैंने लास्ट में डाला था एफोरिज्म नंबर 6, ठीक है, तो तब तक मैंने डाले हुए हैं, और उसके बाद भी जो अलग अलग क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको आगे कहा कि नेचर्स थेरापेटिक लॉ है, या फिर तो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर है, ठीक है, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर है, वो सारे मैंने अलग से डाले हुए हैं। आई थिंक अगर नहीं डाले हुए होंगे तो मैं उनके वीडियोस डाल दूंगी मेरे चैनल के ऊपर, तो एक बार आप जाकर देख लेना और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो वीडियोस देख लेना, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको क्या किस तरीके से प्रिपेयर करना है उसके लिए एक पाथवे मिला होगा, ठीक है, कि क्या क्वेश्चंस आपको करने हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं करने, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, किसके ऊपर नहीं करना है, ठीक है। So if you like this video, then please like, comment, share and subscribe to my channel. And also if you want any video on the specific topic, then you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. And thank you so much for watching.